वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लेसन नंबर 6 विद्युत परिपथ की, जिसके अंतर्गत हमने लास्ट क्लास में व्हाइटस्टोन सेतु को समझा था। और इसी कड़ी में आज अपनी बात करने वाले हैं मीटर सेतु की, कि यह मीटर सेतु क्या होता है, क्या काम करता है। एक्चुअल में जो मीटर सेतु होता है वो एक कास्ट बोर्ड पर, यानी कि लकड़ी के एक तख्ते या फट्टे पर 1 मीटर लंबे तार से बनी हुई एक व्यवस्था होती है, विशेष प्रकार की व्यवस्था होती है, जिसका उपयोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में किया जाता है। जिस प्रकार से हमने व्हाइटस्टोन सेतु का उपयोग भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया था, ठीक उसी प्रकार से मीटर सेतु का उपयोग भी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने में किया जाएगा। और ये जो मीटर सेतु होता है, इसके सिद्धांत की अपने बात करें तो जो मीटर सेतु होता है वो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। मतलब ये हो गया कि व्हाइटस्टोन सेतु का जो भी फॉर्मूला था S बराबर Q/P/R, जहाँ पे S एक अज्ञात प्रतिरोध था, इसी फॉर्मूले की सहायता से मीटर सेतु है वो अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें निकाल के देता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप इसको याद रखोगे कि मीटर सेतु है वो व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करेगा। और ये व्यवस्था कैसी होगी, एक विशेष व्यवस्था होगी, जो एक कास्ट बोर्ड होगा, उसके ऊपर 1 मीटर लंबा वायर लगा होगा, तार लगा होगा, और वो जो वायर होता है, 1 मीटर लंबा तार लगा होता है, वो मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। इस चीज़ को भी आप याद रखोगे, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपने पास होगा। सो मीटर सेतु की व्यवस्था किस प्रकार की होती है, ये अपने उसकी बात करते हैं। मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था। मीटर सेतु की प्रायोगिक व्यवस्था में 1 मीटर लंबा वायर होगा, कुछ इस प्रकार से। सपोज दैट ये 1 मीटर लंबा वायर हो गया, जिसके 2 टर्मिनल A व B हो चुके हैं। ये 1 मीटर लंबा तार है वो किसका बना होगा? मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन का। इन दोनों किनारों पे L आकार की 2 पत्तियां लगी होती हैं। एक L आकार की पत्ती ये हो गई, और एक L आकार की पत्ती ये हो चुकी है। इन 2 L आकार की पत्तियों के मध्य यहाँ पे एक I आकार की पत्ती लगी होती है। ये पत्तियां भी मोस्टली मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन की ही बनी होती है, लेकिन सुविधा के लिए इनको एल्यूमिनियम या तांबे का भी बना दिया जाता है। लेकिन ये जो वायर होता है वो निश्चित रूप से मैग्नेन या कॉन्स्टेंटन का ही होता है। अब यहाँ पे एक टर्मिनल संयोजित होता है, एक यहाँ पे इस प्रकार से अनेक टर्मिनल होते हैं। यानी कि यहाँ पे आप यूँ समझ सकते हो कि इस टर्मिनल का मुख्य कार्य जो होगा वो होगा वायर को कनेक्ट करना, यानी कि किन्हीं 2 टर्मिनल के मध्य में हमें आवश्यकता अनुसार वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक प्रकार से यूँ समझ लो कि यहाँ पे पेच लगे होते हैं। अब यहाँ पे 1 मीटर लंबा पैमाना लगा होता है, कुछ इस प्रकार से। ओके, और इस पैमाने के ऊपर अपनी बात करें तो ये 0 से स्टार्ट होकर के आगे जाएगा 100 सेंटीमीटर तक। यानी कि इसका जो मात्रक होगा लंबाई का वो यहाँ पे सेंटीमीटर में ये रिप्रेजेंट होगा। यानी कि ये 100 सेंटीमीटर लंबा एक पैमाना, यानी कि 1 मीटर लंबा एक ये पैमाना है यहाँ पे। ओके, तो ये जो आपको व्यवस्था नज़र आ रही है वो व्यवस्था सिंपल किसकी होगी? मीटर सेतु की होगी। और अब मीटर सेतु को अपने किसी विद्युत परिपथ में किस प्रकार से संयोजित करोगे कि यहाँ 2 टर्मिनल A व B लगे हुए हैं। इन दोनों टर्मिनल के बीच में एक बैटरी को जोड़ दिया जाता है, साथ में कुंजी K अटैच होता है, और धारा को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पे एक लगा होता है धारा नियंत्रक RH।
और इस सेल का विवा बल यानी कि वोल्टता कितनी मान लेते हैं, कैपिटल ई समझ लेते हैं। ये सिंपल एक व्यवस्था हो चुकी है मीटर सेतु की, इसमें हमने एक परिपथ संयोजित कर दिया है और ये वो तार है। ओके, अब क्या होगा, यहाँ आपको एक रिक्त स्थान नज़र आ रहा है, ब्रैकेट नज़र आ रहा है, खाली जगह, इसको आप एक बार के लिए x नाम दे दो और इसको आप y नाम दे दो। ये जो आपको खाली जगह x नज़र आ रही है, यहाँ पे हमें एक ज्ञात प्रतिरोध जोड़ना होता है। ज्ञात प्रतिरोध को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, रेजिस्टेंस बॉक्स के द्वारा उसको दर्शाओगे, क्योंकि यहाँ पे ज्ञात प्रतिरोध के लिए हमेशा हम क्या काम में लेते हैं, RB यानी कि रेजिस्टेंस बॉक्स काम में लेते हैं। यहाँ पे जो रिक्त स्थान आपको y नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम उस तार को जोड़ेंगे जिसका प्रतिरोध हमें ज्ञात करना होगा। इस प्रतिरोध को अपने नाम दे देंगे S, और RB में से हम जितने भी ओम की डोट निकालेंगे उतना ओम यहाँ पे प्रतिरोध प्रभावी हो जाएगा, और यहाँ के प्रतिरोध को आप मान लो कैपिटल R। ये ध्यान रखना, मीटर सेतु काम किसके सिद्धांत पे करेगा, व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे, और उसका सिद्धांत क्या था, Q/P × R, यानी कि आपके पास 3 ज्ञात प्रतिरोध होने चाहिए, एक अज्ञात को हमने यहाँ पे लगा दिया। R का मान तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, जितने ओम की डोट निकालेंगे उतना प्रभावी हो जाएगा प्रतिरोध। अब बच गया P और Q, 2 प्रतिरोध कैसे संयोजित होंगे। ये जो टर्मिनल आपको बीच में आई आकार की पट्टिका के सेंटर में नज़र आ रहा है, उसका सीधा संबंध किससे होगा, गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी से होगा। किससे होगा, गैल्वेनोमीटर अर्थात धारा मापी से इसका सीधा संबंध होगा। अब इसमें गैल्वेनोमीटर के दूसरे किनारे से एक वायर निकला और यहाँ पे अटैच होगा और यहाँ पे लगा होता है जो कि जे। अब जो कि जे क्या होता है, जो कि जे इस प्रकार की एक व्यवस्था होती है, इसका आगे का किनारा लगभग नुकीला होता है, या पीछे एक क्या कह सकते हो पेच लगा होता है, जिसकी सहायता से अपने वायर अटैच कर देंगे। तो यहाँ से जो भी वायर आएगा वो सीधा वायर यहाँ पे अटैच होगा, और आगे उसकी एक व्यवस्था होगी नुकीले रूप की, जो कि मैग्नेट या कॉन्स्टेंट की बनी व्यवस्था होती है एक प्रकार से, और उस आगे वाले नुकीले किनारे को आप इस प्रकार से इस वायर के ऊपर टच करवाते हो। कहने का मतलब ये इस प्रकार से व्यवस्था होती है। ये किनारा यहाँ पे जुड़ा हुआ नहीं रहता है, इस किनारे को अपने सुविधा अनुसार कहीं भी इस प्रकार से टच करवा सकते हैं। सपोज दैट कि ये जो कि है एक प्रकार से, तो एक वायर यहाँ से इस प्रकार लगा हुआ है यहाँ पे इस किनारे पे, और इस जो कि जे को आप यहाँ पे आवश्यकता अनुसार इस प्रकार से हाथ से पकड़ के टच करवा सकते हो। ओके, तो ये सिंपल एक जो कि हो गया। ऐसी एक कंप्लीट व्यवस्था बन चुकी है मीटर सेतु की, जिसकी सहायता से अपने क्या करेंगे, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। अब मीटर सेतु का हमने जो भी यहाँ पे संयोजन दिया है, वो संयोजन सही है अथवा गलत है, ये हमें सबसे पहले चेक करना होता है। और वो चेक कैसे करते हो कि ये जो आपके पास जो कि जे है, उसको सबसे पहले आप ए टर्मिनल पे टच करवाओ। करंट फ्लो करवाना है यहाँ से, तो धारा है वो इस दिशा में फ्लो करेगी। तो जो कि जे का नुकीला किनारा यहाँ पे टच करवाओ, तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जो आएगा वो इस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस दिशा में। वैसे तो 0 पॉइंट है इसका बिल्कुल बीच में होता है, तो इधर टच करवाएंगे तो इसका विक्षेप इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और जो कि जे को यहाँ से हटाओ और बी टर्मिनल के निकट में कहीं टच करवाओ, तो इसका विक्षेप है वो दूसरी तरफ आ जाना चाहिए। यानी कि गैल्वेनोमीटर विक्षेप एक बार इधर और एक बार इधर विपरीत दिशाओं में विक्षेप आना चाहिए। कब, जब हम जो कि जे को 2 भिन्न भिन्न विपरीत सिरों पे टच करवाते हैं। यदि ऐसा होता है तो ये मीटर सेतु है वो कंप्लीट सही व्यवस्था में है, वर्किंग प्रॉपरली काम कर रहा है। और यदि विक्षेप एक तरफ रहता है, इसका मतलब मीटर सेतु में कहीं ना कहीं त्रुटि है। ये पेच वगैरह वो कहीं ना कहीं ढीले हैं, वो सही से टाइट नहीं किए हुए, कसे हुए नहीं है। सपोज दैट कि अपना ये परिपथ बिल्कुल सही है और विक्षेप दोनों तरफ आ रहा है, तो अब हम ये अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे। आर का मान तो सिंपल सी बात है, आरबी में से जितना ओम निकाला उतना ही आर का मान बन जाएगा। बात निकल के ये आती है कि क्यू और पी कैसे ज्ञात हो। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कि जे को यहाँ टच करवा दिया, विक्षेप आएगा इस तरफ, यहाँ टच करवाओगे विक्षेप आएगा दूसरी तरफ। मतलब ये हो गया कि जो कि जे को यहाँ टच करवाया और इस प्रकार से हम खिसकाते चलें इसको, और जब इस साइड में पहुँच जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर का विक्षेप जो पहले इस प्रकार से था वो विक्षेप इस प्रकार से मूव करता करता इधर को मूव आ जाएगा।
इस प्रकार से हो जाएगा। कहने का मतलब जिस प्रकार से जो कि जे को आप इस प्रकार से इधर खिसकाते हो इस मैग्नेट तार के ऊपर, ठीक उसी प्रकार से उसके साथ साथ गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, जो संकेतक है, वो भी इस प्रकार से मूव करने लगता है और इसका बीच का टर्मिनल कहीं ना कहीं बिल्कुल जीरो यहाँ बीच में होता है। ओके, तो हमें करना क्या है, हमें इस जो कि जे को इसके ऊपर लगातार टच करवाते चलना है, इस प्रकार से खिसकाते चलना है और जो कि जे को उस स्थान पे रोक लेंगे जहाँ गैल्वेनोमीटर में विक्षेप है वो इस प्रकार से मूव करता करता जीरो पे आ जाए। गैल्वेनोमीटर में ऐसी व्यवस्था होगी, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ 1 2 3 4 इस प्रकार से विक्षेप होगा, 1 2 3 4 इस प्रकार से। तो सबसे पहले सुई है वो यहाँ पे है, तो विक्षेप करवाना है। आप जो कि जे को इधर लेके आओगे, इसका संकेत इस प्रकार से मूव करेगा। संकेतक जब यहाँ पे आ जाए बिल्कुल जीरो पे, जो कि जे को अपने वहीं पे रोक देंगे। मान लिया खिसकाते खिसकाते जब जो कि जे इस पॉइंट पे पहुँची, जिसको मैं सी नाम दे देता हूँ, तो सी पॉइंट पर पहुँचते ही सपोज दैट इसका संकेतक है वो जीरो पे पहुँच गया। किसका? गैल्वेनोमीटर का संकेतक है वो जीरो पे पहुँचा। उस केस में आपने चलना ए से शुरू किया था, सी तक पहुंच गए, तो ए से लेके सी तक की जो भी डिस्टेंस होगी ये मीटर सेतु की संतुलित लंबाई होगी, साम्यावस्था की लंबाई होगी और उस लंबाई को आप स्मॉल एल से रिप्रेजेंट कर लो। और लंबाई कितनी होगी, यहाँ से काउंट करो, 0 1 2 3 4 5, मान लो 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। अब इसमें जो पैमाना लगा होता है ना वो ऊपर नीचे दोनों साइड में होता है। 0 से 100 इधर भी बढ़ेंगे, ऊपर की ओर पैमाना, नीचे पैमाना 0 से 100 इस डायरेक्शन में होगा। अब हमें 0 से 100 इस प्रकार जाना काउंट करना है या इस प्रकार काउंट करना है? आप दूरी ए से मापना शुरू करोगे सी तक या बी से मापना शुरू करोगे सी तक, वो डिपेंड करता है आपने आरबी किस साइड में जोड़ा है। आरबी को यहाँ पे जोड़ा है तो दूरी ए से काउंट होगी। आरबी यदि आपने यहाँ पे जोड़ दिया, जोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आरबी यहाँ पे आ जाएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर आपकी दूरी है वो बी से काउंट होना शुरू होगी, सी तक दूरी मेजर की जाएगी। ओके, तो हमने आरबी यहाँ पे जोड़ रखा है तो दूरी आप ए से काउंट करोगे और ये लंबाई हमने मान ली एल सेंटीमीटर। कितनी मान ली? एल। और मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 60 70 65 या 45 30 जो भी लेंथ सेंटीमीटर में रही होगी, लेकिन अपने पास इसकी प्रभावी लंबाई है वो कितनी है? एल है। तो एल यहाँ पे क्या है? मीटर सेतु की साम्यावस्था की प्रभावी लंबाई है। अब हमें करना क्या है कि ये जो एल होगी डिस्टेंस, यानी कि ए से सी तार तक होगा, इस तार का जो भी विभवांतर होगा, इस तार का जो भी प्रतिरोध होगा, विभवांतर या प्रतिरोध, आप उसको काउंट करोगे, मेजर करोगे और ए से लेके सी तक का जो भी प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध P कहलाएगा और सी से लेके बी तक का जो भी प्रतिरोध होगा वो प्रतिरोध Q कहलाएगा। ये डिस्टेंस L है, पूरी डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर है, तो ये बचेगी 100 माइनस एल। ये डिस्टेंस कितनी बचेगी? 100 माइनस एल। तो हमें तो तार की लंबाई पता है, तो हम उसका प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं? जैसा कि हमने लेसन नंबर 5 में पढ़ा था कि किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है, यानी कि चालक तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इस रूल की सहायता से आप P और Q का मान कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो कैसे ज्ञात करोगे? चित्रानुसार। क्या बन जाएगा? इसका जो प्रतिरोध P है वो लंबाई के समानुपाती होगा। ये लंबाई हमने L मान ली, तो P समानुपाती L बन चुका है। P बराबर एक नियतांक ले लो K और ये आ जाएगा जी समीकरण 1, यानी कि P यहाँ पे प्रतिरोध है जिसका मान K इंटू L आ चुका है। इसी प्रकार से आप Q ज्ञात करो, इसी प्रकार Q समानुपाती क्या होगा? लंबाई कितनी है? 100 माइनस एल है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस एल। समानुपाती का निशान हटाया, नियतांक था अपने पास K, 100 माइनस एल, समीकरण नंबर आ गई 2। P और Q प्रतिरोध के मान निकल के आ गए। R का मान सिंपल यहाँ से डॉट निकालोगे उतना ही R बन जाएगा। अतः किसके सिद्धांत पे काम कर रहा है ये? व्हाइटस्टोन सेतु के। तो यहाँ पे हो जाएगा व्हाइटस्टोन सेतु सिद्धांत से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। S बराबर Q बटे P इंटू R। तो S बराबर Q का मान कितना? K 100 माइनस एल बटे P का मान कितना? K L इंटू R का मान जो भी आप जितना डॉट निकालोगे
के से के कैंसिल हो गया, एस कितना बचा 100 माइनस एल बटे एल इंटू आर। समीकरण नंबर 3 अज्ञात प्रतिरोध एस के सूत्र को प्रदर्शित करती है। तो आप इस पूरी कंप्लीट व्यवस्था से एस का मान ज्ञात कर सकते हो। कैसे? चलो अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि अपने पास सपोज दैट हमने 2 ओम का एक डॉट निकाला, यानी कि आर का मान 2 ओम प्रभावी कर दिया, हमने लागू कर दिया। जब हमने जो कि जे को खिसकाया तो सपोज दैट ये 60 सेंटीमीटर की लंबाई पे प्रभावी हुआ, संतुलन की अवस्था आ गई। तो एल का मान कितना हो गया 60, तो 100 माइनस एल कितना बचेगा 40। तो एस आप कितना ज्ञात कर पाओगे? एस हो जाएगा 100 माइनस एल तो 40 होता है, एल का मान 60 हो गया, आर आपने 2 ओम निकाला था। तो कुल मिलाकर के 8/6 यानी कि 4/3 यानी कि 1.25 ओम इस तार का प्रतिरोध निकल के आ चुका है। इस प्रकार से आप आसानी से मीटर सेतु की सहायता से तार का प्रतिरोध है वो ज्ञात कर सकते हो। तो ये अपने पास सिंपल सी व्यवस्था थी कि मीटर सेतु किस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करवाता है। अब मीटर सेतु को यूज में लेने के कुछ बाउंडेशन भी होंगी, सीमाएं भी होंगी, जिसको आप भली भांति अच्छे से याद करोगे। सीमाएं, यदि अपने ओम के नियम मीटर सेतु की सीमाओं की बात करें तो पहली सीमा का मतलब बाउंडेशन, हमें किन बातों का ध्यान रखना है? पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो कि जे को आप इसके ऊपर खिसकाओगे नहीं, जो कि जे को अलग अलग बिंदुओं पे उठा के टच करवाओगे। यदि खिसकाते हो तो होता क्या है? तो ये मैग्रेन या कॉन्स्टेंटन का बना हुआ है, ये वायर भी मैग्रेन या कॉन्स्टेंटन का है। जब एक वायर के ऊपर दूसरा इस प्रकार से वायर यानी कि वही धातु खिसकाई जाएगी तो वो तार है वो थोड़ा पतला होने लगता है, घिसने लगता है, यानी कि उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल होता है ए, उसके मान में कमी आती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो मैग्रेन तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होने पर उस तार का प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा, यानी कि प्रतिरोध है वो चेंज हो जाएगा। कुल मिलाकर के बात ये हो गई। ओके, सेकंड इसकी बाउंडेशन या कमी या सीमा ये हो गई कि हमें इस संपूर्ण परिपथ में ज़्यादा देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जब हमने रीडिंग नोट कर ली कि आप संतुलित लंबाई इतने सेंटीमीटर पे आई, आर को हमने इतना निकाला था, ऐसा काम करने पर जब आप कैलकुलेशन करते हो, इस प्रकार की जब आप कैलकुलेशन फाइंड आउट करते हो, कैलकुलेशन करते हो, तो धारा प्रवाह इसमें बंद कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि धारा प्रवाह यदि लगातार होता रहेगा तो हमने पढ़ा था लेसन नंबर 5 में कि धातुओं में जब धारा प्रवाहित की जाएगी तो वो धातुएं गर्म होंगी, उनका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाता है, अर्थात उसका जो प्रतिरोध होता है वो भी लगातार फिर क्या हो जाता है, परिवर्तित रहता है, यानी कि फाइनली जो शुद्ध प्रतिरोध होता है वो ज्ञात नहीं कर पाते। तीसरी इसकी बाउंडेशन ये होती है कि ये जो आपको एल आकार की या आई आकार की पत्तियाँ आपको दिखाई दे रही है, ये भी धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करती है, लेकिन मीटर सेतु के लिए इनका प्रतिरोध नगण्य यानी कि 0 मान लिया जाता है। परंतु पूरी प्रकृति में ऐसी कोई भी धातु नहीं है जिसका प्रतिरोध 0 हो। प्रतिरोध किसी न किसी धातु का तो अवश्य होता है, और प्रतिरोध की यदि मैं बात करूं तो चांदी का प्रतिरोध है वो सबसे कम होता है, यानी कि चांदी की चालकता सबसे ज़्यादा होती है। तो किसी न किसी धातु का प्रतिरोध होता है वो जरूर होता है, और इसका प्रतिरोध नगण्य मान लिया गया, यानी कि जो प्रभावी प्रतिरोध निकल के आया था उस प्रतिरोध में इसके प्रभाव को नगण्य माना गया, जो कि गलत बात है। इसीलिए इस पत्तियों को हमें यहाँ से हटाना होगा, या सुविधा के लिए मीटर सेतु की बजाय कैरी फोस्टर सेतु का उपयोग किया जाता है। तो इन पत्तियों का प्रभावी प्रतिरोध नगण्य मान लिया गया, जो कि गलत बात है। अतः परिशुद्ध मान एस का प्राप्त नहीं होगा, और एस का परिशुद्ध मान प्राप्त करने के लिए मीटर सेतु की बजाय कैरी फोस्टर सेतु का उपयोग किया जाएगा। साथ में कैरी फोस्टर सेतु का उपयोग करने पर और एक चीज़ और है कि यहाँ पे ये जो डॉट अपने यहाँ पे लगी हुई है, इन डॉट का भी, जिसको अपने अंत्य सिरे कहते हैं, कौन से सिरे कहते हैं, अंत्य सिरे कहते हैं, इन सिरों का भी प्रभाव पड़ता है परिणामी प्रतिरोध पे, धारा पे, जिसको भी नगण्य माना जाता है। तो कैरी फोस्टर का उपयोग करने पर ये अंत्य सिरों का जो प्रतिरोध है वो भी लगभग नगण्य के बराबर आ जाता है, यानी कि कैरी फोस्टर से इसकी जो भी गड़बड़ आती है, बाउंडेशन आती है, वो भी दूर हो जाती है। और एल आकार की पत्तियों का जो भी अपने प्रतिरोध नगण्य मान रहे थे उसको दूर करने के लिए हमने कैरी फोस्टर का उपयोग किया था। इसके अलावा आपके पास एक समाधान और भी होता है कि एल आकार की पत्तियों को एल्यूमिनियम का बना दिया जाता है, ताकि प्रतिरोध है वो कम से कम हो पाए।
यानी कि एल आकार की पत्तियां हैं वो किसकी बना दी जाएंगी, एल्यूमिनियम की बना दी जाएंगी, जिसके कारण प्रतिरोध है वो न्यूनतम होगा, कम से कम होगा। अतः इसका प्रभावी ज़्यादा मान है वो अधिक सूटेबल यानी कि सैनिक यानी कि लगभग एक एक्यूरेट वैल्यू निकल के आ सकती है, लगभग एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू निकल के आ सकती है। तो इस एल आकार की पत्तियों के समाधान के लिए तो एल्यूमिनियम का उनको बना दो, और अंत्य सिरों के समाधान के लिए आप कैरी फोस्टर सेतु का उपयोग कर लीजिए। तो ये इसकी कुछ एक सीमाएं थी, बाउंडेशन थी, कुछ कमियां थी जिसको आप अच्छे से याद रखोगे। ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि मीटर सेतु की आवश्यक कमियां या सीमाएं क्या हैं। सो ये था अपने पास आज का टॉपिक मीटर सेतु। सो आज के लिए बस इतना ही, कल लौटेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।